पाकिस्तानी एम्बेसडर होता, सफारतकार होता, तो मैं यूनाइटेड नेशंस के जाके बाहर बैठ जाता जाके चीमा साहब। दो वजह से, एक तो ये बलूचिस्तान में भारत का मुदाखलत, BLA की सपोर्ट, और दूसरा जो न्यूजीलैंड से ये यूरेनियम ले रहे हैं जो कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, तो मैं जाके बिल्कुल इस एहतजाज करता, सख्त रेजोल्यूशन भी लाता, लॉबी भी करता और खड़ा होकर कहता कि इन चीजों को रोका जाए, यूरेनियम भी ना दिया जाए इनको, ये टेररिस्ट कंट्री है। और दूसरा टेररिस्ट कंट्री है कि नेबरिंग कंट्री के अंदर वो कर रहा है आजाद कश्मीर के, और उन्होंने कहा हमारा खून एक है, हमारा DNA एक है। दर हकीकत डॉलर एक ऐसी चीज है चीमा साहब, ऐसी चीज है कि जिसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। 40 साल हमने इनको अपना दूध पिलाया, मौलवी अताउल्लाह उमरी के जो पिछले को होंगे, और सारे पाकिस्तान के पढ़े लिखे हैं सारे, ये यहीं पे मदरसों में होते थे। आज ये कहते हैं कि हमारा खून एक है, और भाई सोमनाथ के मंदिर की चीजें जो उठा के ले गए थे वापस कर जाओ। जी कि क्या कश्मीर जो है, जो पाकिस्तानी आजाद कश्मीर जो है, क्या वो भी बलूचिस्तान बनने जा रहा है? क्योंकि ये जो स्ट्रगल है, इसमें ये कौन लोग हैं जो इस वक्त चीजें करवा रहे हैं? क्या नरेंद्र डोवल साहब बेसिकली इसके आर्किटेक्ट हैं कि पाकिस्तान को मसरूफ रखें? देखें, इजराइल और भारत की अब वो माँ बाप बन गए। एक बाप कहता है, कहता हूं मैं माँ, इनसे लर्न करें, इनसे लर्न करें। और तीसरी बात यह है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था, वी आर हार्ड स्टेट, हार्ड हो जाओ मुड़ खुदा ना। एक तो साथ ही इंटेलिजेंस दी गई है इजराइल की तरफ से कि आपकी लाइफ पर, आपके ऊपर हमला होगा। ईरान पहले भी मेन लैंड अमेरिका के लिए थ्रेट मौजूद है, बल्कि लोग ये समझते हैं कि कोई और हो सकता है इजराइल हमला करते। इजराइल से भी खतरा होना चाहिए, क्योंकि इस सारे अमन मुआहदे का सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? वो इजराइल को है। तो सबसे ज्यादा दुश्वारियां किसके लिए होगी? पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान इज नेगोशिएटर सालस है इस चीज में। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम होगी? हम तो क्या, हमारी इकोनॉमी ट्रबल में जा सकती है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, नेशनल सिक्योरिटी, हमारे तो पहले बलूचिस्तान में मसले मसाइल बने हुए हैं, हमारे लिए क्या मसला हो सकता है? देखिए, आपके लिए मसला ये होगा कि चीमा साहब, आप जो एक इमेज लेकर निकले हैं एज अ पीस ब्रोकर, उसको शाक हो। एक तो जरा पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अफगान मिनिस्टर गए हुए थे इंडिया, उन्होंने कहा है कि हमारा DNA इंडियन है। मैं यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, लिंडसे ग्राहम जो है वो बड़े प्रो इजराइल थे, वो आज उनकी वफात हो गई है। वो बड़े इन्फ्लुएंशियल ट्रम्प के करीब थे। तीसरा, तार साहब, वो जंग फिर शुरू हो गई है। वो क्लास 5 की बात कर रहे हैं कि जी MOU के अंदर ईरानी कहते हैं कि वो हमारे हक में है, अमेरिकन कहते हैं वो हमारे हक में है। वो किस तरह का क्लास है, समझ ही नहीं उसकी लोगों को आ रही है, और उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? पाकिस्तान की जॉब मजीद बढ़ गई है, फिर इनको सीज फायर कराना और चीजें करनी। तो एक तो इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, मोदी साहब भी गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां पे यूरेनियम की डील करके आए हैं, जो कि पाकिस्तान समझता है कि NPT की वायलेशन है, बिकॉज इंडिया NPT का न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। तार साहब, जरा DNA से आए, ये तालिबान कहते हैं हमारा इंडियन DNA, वो हम परेशान हो गए सारे सुन के। चीमा साहब, वजीर ज़राअत, और अफगानिस्तान के अंदर ज़राअत सिर्फ जो डोडों की होती है, अफीम की, दूसरी ज़राअत होती नहीं, सिर्फ वो कोकेन और इस तरह की ज़राअत। और उनके अफगान मिनिस्टर है, नाम है मौलवी अताउल्लाह उमरी। उन्होंने कहा जी हम कुंभ के मेले में गुम हो गए थे 2 भाई। मैं अफगानिस्तान चला गया था, मुझे ले गए थे उठा के, और दूसरे भाई कहते मैं वापस आया हूं, जब एयरपोर्ट पे उतरता गया हूं तो वजीर खारजा मिले, तो मैंने पहचान लिया, भाईजान भाईजान आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरा नाम मौलवी अताउल्लाह उमरी है। और उन्होंने कहा हमारा खून एक है, हमारा DNA एक है। दर हकीकत डॉलर एक ऐसी चीज है चीमा साहब, ऐसी चीज है कि जिसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। 40 साल हमने इनको अपना दूध पिलाया, मौलवी अताउल्लाह उमरी के जो पिछले को होंगे, और सारे पाकिस्तान के पढ़े लिखे हैं सारे, ये यहीं पे मदरसों में होते थे। आज ये कहते हैं कि हमारा खून एक है, और भाई सोमनाथ के मंदिर की चीजें जो उठा के ले गए थे वापस कर जाओ। एक तो साथ ही इंटेलिजेंस दी गई है इजराइल की तरफ से कि आपकी लाइफ पर, आपके ऊपर हमला होगा। ईरान पहले भी मेन लैंड अमेरिका के लिए थ्रेट मौजूद है, बल्कि लोग ये समझते हैं कि कोई और हो सकता है इजराइल हमला करते। इजराइल से भी खतरा होना चाहिए, क्योंकि इस सारे अमन मुआहदे का सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? वो इजराइल को है। लेकिन चीमा साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंटें आना, 1000 मिसाइलों का मुंह इधर कर दिया है 1 साल के लिए, और फिर इसके बाद 1000 और मिसाइल तैयार करना, फिर कौम को बताना कि मुझे मिस करो, कि मुझे मार दिया जाएगा। मैं इसको पास्चरिंग ले रहा था फॉर नवंबर इलेक्शंस के लिए, लेकिन यू नेवर नो। उसकी वजह यह है, 2 चीजें, 2 बड़ी कड़ी शराइत जो है सालसों के जरिए ईरान को भेज दी गई है, पाकिस्तान के जरिए कम्युनिकेट किया है कि 2 शराइत हैं, अगर इस पे आपने अमल नहीं करना तो देन कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी सीरियस। वो 2 शराइत क्या है? बड़ी डिफिकल्ट। एक तो ईरान ऐलान करे कि हमारे किसी एलाय कंट्री उस रीजन के अंदर GCC हमला नहीं करेंगे, ऐलान करें। दूसरा, ये भी ऐलान करें कि हरमुज
60 डेज के लिए खुला होगा फॉर द ओपन ट्रैफिक, फॉर द होल ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक विदाउट एनी चार्जेस। मेरे ख्याल में ये कड़वा घूंट होगा। अब देखें ईरान इसको डाइजेस्ट कर पाता है, IRGC जो है वो इसको हजम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी आने वाले दिनों में, या फिर रोजाना डेली बेसिस पे रात को हमले होते रहे। उन्होंने देखें ईरान को एतराज है कि इन्होंने मिलिट्री टारगेट पे हमले नहीं किए, इन्होंने हमारे सिविलियन टारगेट पे हमले किए। जिसकी मिसाल है ईरान और चाइना का दरमियान जो ट्रेन का एक ब्रिज था उसको उड़ा दिया गया है, जहां से असला भी आता था, तेल भी जाता था, और फिर उसी रास्ते से मशहद के अंदर इस तदफीन के जो शुरका थे उन्होंने भी वहीं से आना। और इसी तरह के कई टारगेट हैं जिनको ईरान कहता है दीज वर द सिविलियन टारगेट्स, नॉट द मिलिट्री टारगेट्स। सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती जा रही है। कतर में आज कुछ मलबा गिरने से तीन लोग जो है वो बेचारे फौत हो चुके हैं। कतर सरापा एहतजाज है इसके ऊपर। सूरत हाल कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत के अंदर फासला बढ़ता गया तो सबसे ज्यादा दुश्वारियां किसके लिए होंगी? पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान इज नेगोशिएटर सालिस इस चीज में। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम होगी? हम तो क्या, हमारी इकोनॉमी ट्रबल में जा सकती है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, नेशनल सिक्योरिटी, हमारे तो पहले बलूचिस्तान में मसले मसाइल बने हुए हैं, हमारे लिए क्या मसला हो सकता है? देखिए, आपके लिए मसला ये होगा कि चीमा साहब, आप जो एक इमेज लेकर निकले हैं एज अ पीस ब्रोकर, उसको शॉक होगा। फिर आपकी इतनी कोशिशें पिछले अरसे के अंदर, आपने इतना अपने मैन आवर्स जो है वो आपने जाया किए, इतनी एफर्ट जाया की, तो एक तो वो नुकसान है। फिर आप ग्राउंड जीरो पे आ जाएंगे। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त वाकई सूरत हाल ऐसी है, ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन शाबान, और उसमें मुसलसल जो है, बल्कि इसमें जो मैंने उस पूरे प्लान को देखा है कि वो पहाड़ों के ऊपर इस वक्त हमले जारी हैं, और उसके अंदर इस दफा तो हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स भी साथ है उनके। वहां से उनको निकाला जाएगा, मारा जाएगा, और नीचे शहरों में आएंगे और शहरों में फिर घेर के उनको मारा जाएगा। दिस इज अ प्लान, और इसको तकरीबन 5 से 6 महीने लगेंगे। लेकिन अनफ इज अनफ। इस वक्त अगर देखा जाए, जो मैं 2 चीजें इस वक्त चाहूं, अगर मैं पाकिस्तानी एम्बेसडर होता, सफारतकार होता, तो मैं यूनाइटेड नेशंस के जाके बाहर बैठ जाता। जाने चाहिए बस 2 वजह से, एक तो ये बलूचिस्तान में भारत का मुदाखलत, BLA की सपोर्ट, और दूसरा जो न्यूजीलैंड से ये यूरेनियम ले रहे हैं जो कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, तो मैं जाके बिल्कुल इस एहतजाज करता, साथ रेजोल्यूशन भी लाता, लॉबी भी करता, और खड़ा होकर कहता कि इन चीजों को रोका जाए, यूरेनियम भी ना दिया जाए इनको, ये टेररिस्ट कंट्री है। और दूसरा टेररिस्ट कंट्री है कि नेबरन कंट्री के अंदर वो कर रहा है, आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो हमारे PTI के जो काउंसलर थे बच्चे उनको सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा ये जो BLA को ये सपोर्ट कर रहा है, जो TTP को सपोर्ट कर रहा है। अगर इनके पास मेरे कुछ सफारतकार जो हैं अगर जाग रहे हैं, तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा हिले चुने, थोड़ा सा टाइम हैज कम अप, उठें और रेजोल्यूशन लेकर आए, एहतजाज करें, लॉबी करें, दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर्स को साथ लें, यूनाइटेड नेशंस में जाके इसके खिलाफ लॉबी करें कि एनफ इज एनफ, हम इस टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल तार साहब, वो तो ठीक है कि हम लॉबी करें, सारा कुछ करें, लेकिन ये हमें तो देखें तार साहब, हमारा और इंडिया का स्टेटस न्यूक्लियर के हवाले से एक ही है। हम दोनों न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर नहीं है, दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए हैं, दोनों अंडर सैंक्शंस रहे। लेकिन अमेरिकन ने 2005 में सैंक्शंस खत्म कर इंडिया से, इंडो US न्यूक्लियर डील की, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 2014-15 में की, और अब उनको वो दे रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी दे रहे हैं, और वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तेल शेल वाला मसला लंबा चल रहा है, तो 100 गीगावाट वो बिजली बनाना चाहते हैं। बहरहाल तार साहब, ये तो एक है आपकी बात सही है, लेकिन तार साहब मूविंग ऑन, ये हमारा जो इंटरनल मसला बना हुआ है, इसको कैसे डील करना चाहिए? खास तौर पे आपने थोड़ी सी रोशनी तो डाली है, मैं चाहता हूं जरा इस पे मजीद करें कि बलूचिस्तान एंड कश्मीर का। और दूसरा तार साहब, इसमें जो सेंट्रल सवाल है वो ये आ रहा है कि भाई ताकत इज नॉट दी ओनली वे। आप ताकत से चीजों को हल नहीं कर सकते, उसकी भी लिमिटेशंस है, आपने उसको भी इस्तेमाल करके देख लिया है, उसके भी क्या खतर खास नताइज नहीं हो रहे। तो अगले दिन मैं एक पढ़ रहा था, एक निकी एशिया में एक आर्टिकल था, उन्होंने कहा जी कि क्या कश्मीर जो है, जो पाकिस्तानी आजाद कश्मीर जो है, क्या वो भी बलूचिस्तान बनने जा रहा है? क्योंकि ये जो स्ट्रगल है, इसमें ये कौन लोग हैं जो इस वक्त चीजें करवा रहे हैं? क्या नरेंद्र डोवल साहब बेसिकली इसके आर्किटेक्ट हैं कि पाकिस्तान को मसरूफ रखे इंटरनली? तो इसको हमें क्या करना चाहिए? क्या ताकत मजीद इस्तेमाल करनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए? मतलब आपकी क्या राय है? क्योंकि पाकिस्तान इंटरनली तो ठीक है, मीडिया चीजें कर रहा है अपने हिसाब से, लेकिन चीजें कोई समझ नहीं आ रही, मसले बन रहे हैं अभी हैं, क्या चीमा साहब? दो चीजों के सामने आपके सामने मैं रखना चाहूंगा मिसालें, और उसके बाद कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। चीमा साहब, जब भी इलेक्शन होते हैं इजराइल के अंदर, उसको एक नई जंग चाहिए होती है। कल एक स्टेटमेंट आ चुकी है टर्की के इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कि वो टर्की के ऊपर अगला हदफ टर्की को बनाएगा सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, जो मोदी जूनियर है, बीबी नेतन्याहू। तो चीमा साहब, जब, और दूसरा भारत का देख ले स्टाइल क्या है, अपना घर जल रहा हो लेकिन वो आपकी तरफ सारा गोदी मीडिया आपके ऊपर लगा देते हैं।
वो सारी लॉबी आपके खिलाफ करते हैं ताकि अवाम मणिपुर की को जलता हुआ ना देखें, उनकी तवज्जो कश्मीर पे हो, बलोचिस्तान पे। आपको दो काम करने होंगे। मुज़ाकरात आपने किए थे उनके साथ, ये जो कश्मीरी भाईजान है इनके साथ आपने किए थे मुज़ाकरात, इनको आपने 3 रुपए का यूनिट दिया, आटा दिया, रोटियां पका के दी। उन्होंने 3 रुपए यूनिट के बजाय 80% चोरी की आपकी बिजली। अब वो क्या कहते हैं, आप कहते हैं हमें रोटी नहीं चाहिए, पराठे लेकर आओ। तो नेगोशिएशन तो इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट। अब छितर का टाइम आ चुका है चीमा साहब, इनके ऊपर छितर लगाएं और सारे अपने मीडिया को, दूसरे लोगों को, भारत और मणिपुर। आप कितने प्रोग्राम इस वक्त हो रहे हैं चीमा साहब पाकिस्तान के अंदर खालिस्तान के हवाले से? नन। उन्होंने सुतलज मूवी के ऊपर आपके कितने प्रोग्राम हो रहे हैं? नन। मणिपुर जल रहा है आपके अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितने प्रोग्राम है? नन। उधर आपके ऊपर सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। देखे ना, वो अपनी खराबी को छुपाने के लिए आप पर तवज्जो देते हैं, अवाम की तवज्जो आपकी तरफ करते हैं। आप भी कुछ सीखेंगे। दूसरा, मेरे एक भाईजान ने वहां से कहा था, हमने वहां से एसेट्स रखे हुए हैं, उन एसेट्स को आप एक्टिवेट करें। ये ओपन चैलेंज था कि उनके एसेट्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। तो तुसी अगर मुंह की बजाय नक च रोटियां पा रहे हो तो फिर सुते रहो बेशक। लर्न करें इन चीजों से, क्योंकि दोनों, अब देखें इजराइल और भारत की, अब वो माँ बाप बन गए। एक बाप कहता है, एक कहता हूं मैं माँ। इनसे लर्न करें, इनसे लर्न करें। और तीसरी बात यह है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था, वी आर हार्ड स्टेट। हार्ड हो जाओ हम खुदा ना। टाइम हैज कम अप कि यू हैव टू शो इट कि यू आर हार्ड स्टेट। और हार्ड स्टेट के अंदर इस तरह की ये इस तरह के लतीफे नहीं होते चीमा साहब। इन लोगों को, आवारा लोगों को बहलोई नहीं बनाते आप। ये भणूजे साढ़े भणूजे की गेम खत्म करो खुदा ना। देखिए मैं हैरान हूं चीमा साहब, आज तक, आज से 1 हफ्ता पहले आपकी सबसे बड़ी खबर क्या थी? डार साहब के दोते की, जिसने वो लड़कियों वाला केस था। कोई तीसरी खबर ही नहीं। स्वाद लै रहे सन सारे, उन्हें कुड़ियां दी फोटो भेज रहे हैं, उन्होंने की होया, किन्ने फड़िया, की नहीं किया। टोटल ए साडा लौंडा लपाड़ा ग्रुप है, टोटल उसे कैपिटलाइज कर रहे सन टोटल। फिर उस तो बाद यही बच्चे ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ के आवारा बच्चे ਜਿਹੜੇ जिन्होंने साई वारा से कोई नहीं, फिर पिंडी रिंग रोड पर चक्कर लगाते रहे। तो चीमा साहब अगर आप हार्ड स्टेट हैं तो खुदारा 14 नंबर का छितर निकालें और उसको गीला कर करके मारे, उसको ना मारना। ये कौम छितर दीजे, ये छितर दे यार जे तेल ला के नाल के सिर्फ पानी से नहीं तरसा, जिस रोड पर तेल भी ला लो ते गुज्जी मार मारनी, गुज्जी मार या निशान ना होवे। इतने अमरीका जाते सन फोन डायरेक्टरी रख के कुछ न मारते सन ताकि निशान ज्यादा बड़ा हो। चीमा साहब एक कौम नहीं है। आप ये कहते हैं ना इनके भाइयों के साथ मुज़ाकरात किए जाए, वो कहते लॉन्ग मार्च करना, कराओ करो लॉन्ग मार्च। लितर लाओ है ना, रखो, आओ तुम लॉन्ग मार्च करो, आओ खुशबू ला के आओ इस पास। मैंने तो अगले दिन आपको चीमा साहब पता है इनको कहा, ये जो बाहर बैठे हैं, ये हमारा लोग जो बाहर बैठे, मैंने कभी खुशबू लगा के पाकिस्तान जाओ। यहां सारा दिन बैठ के 5th जनरेशन वार करते हो पाकिस्तान के खिलाफ, भारत की प्रॉक्सी बन चुके हो, शर्म करो कुछ। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत भारत से ही लर्न करें कि वो क्या करता है। वो किस तरीके से 3 करोड़ मुसलमान है यूपी के अंदर कैदियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी मस्जिदें शहीद हो रही हैं, उन आई लव मोहम्मद का नहीं साइन लगा सकते, इस तरीके से करना। और आप कहते हैं नहीं, 3 करोड़ मुसलमान है यूपी के अंदर और कैदी है, खबर बाहर निकलती है उनकी। आपको भी चाहिए अपनी खबरें आप छुपाने के लिए उनकी खबरें ज्यादा शो करें इसके ऊपर। आपने दिलजीत दोसांझ के ऊपर प्रोग्राम क्यों नहीं किया? उसने उसे खुद खुल के कहा, उसने कहा मैं पाकिस्तान आ जाऊं तो मुझे तो जिंदगी नहीं छोड़ेगा कोई बंदा, मैं वापस किस तरह आऊंगा इंडिया में। ये एक इंटरनेशनल स्टार है। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई अफगानिस्तान बोल रहा है कि भाई हमारा जो डीएनए है ना वो इंडिया से मिलता है भाई साहब। इसी पर भाई ये साजिद तारक पागल हो गया है बेचारा। मतलब कि भाई साहब साजिद तारक पहले मतलब कि भारत की तारीफ़ें करता था, अब जो भाई साहब भारत की बुराइयाँ करता है। मतलब कि इतनी नफरत भरी हुई है इस टकले के अंदर कि भाई साहब मतलब कि भाई साहब जिस टाइम पर ये भारत की तारीफ़ें करता था तो भाई इस पर एकदम इंडियन व्यूवरशिप आती थी, और भाई साहब अभी ये भारत की बुराई करता है। ठीक है भाई साहब, भारत की बुराई तो बुराई करता है, इतनी नफरत निकालता है अपने अंदर से। ठीक है भाई साहब, कहता है कि भाई साहब क्या बोलते हैं मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, भारत के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। ठीक है, और कहता है जो ये मतलब कि जो ये अफ़गानी है जो भाई साहब क्या बोलते हैं उन्होंने सोमनाथ जी का मंदिर तोड़ा था, और उसने मतलब कि भाई क्या बोलते हैं बहुत सारा क्या बोलते हैं खजाना लूट के ले गए थे भाई साहब ये। ठीक है, लुटेरे थे जो भाई साहब, और अब ये भारत के साथ मिल रहे। भाई साहब एक बात बताओ यार, उस टाइम पर भाई साहब ये अफ़गानी थे, जब मानते हैं लुटेरे थे भाई साहब, लेकिन भाई साहब इस टाइम पर तो उनकी गवर्नमेंट है ना भाई साहब उधर, मतलब गवर्नमेंट बना रखी है भाई साहब। उनकी वजह से भाई साहब अफ़गानिस्तान के लोगों का क्या कसूर है? वो अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ में हम दुश्मनी थोड़ी कर सकते हैं भारतीय, मतलब
कि भाई साहब रिलेशनशिप तो बनाने होंगे ना भाई साहब हमें भी, ठीक है भाई साहब। ऐसे तो भाई साहब तुम मतलब कि भाई साहब ऐसे तो पाकिस्तान की दुश्मनी है भाई अमेरिका से, मतलब कि अमेरिका को भाई साहब दिन रात पानी पी के ये गाली देते हैं, लेकिन भाई साहब उसी अमेरिका से मतलब कि फिर ये मदद मांगते हैं, डॉलर मांगते हैं, उतने डॉलर खा गए भाई साहब। वही डोनाल्ड ट्रम्प है जिसने बोला था कि भाई साहब पाकिस्तान ने इतना पैसा खा लिया हमारा भाई साहब, क्या बोलते हैं 33 बिलियन खा लिया और उसके बाद हमारा कुछ काम भी नहीं करा, ये वही डोनाल्ड ट्रम्प है। और इसी को लेकर वो इस पर तो कभी नहीं कहते पाकिस्तानी कि भाई कि अमेरिका ने इतना पैसा खा लिया हमारा, ठीक है, मतलब कि भाई साहब कि अमेरिका से इतना नफरत करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कहते पाकिस्तानी, ठीक है। तो भाई क्या बोलते हैं अफ़गानिस्तान के मंत्री जो आ रखे थे भाई क्या बोलते हैं भारत के अंदर, तो उन्होंने बोला कि हमारा और भारत का डीएनए एक है। अफ़गान मंत्री की इस बात से तो जल भून गया पाकिस्तान भाई साहब, ठीक है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अफ़गानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्ला उमारी पहली बार भारत दौरे पर पहुंचे। उन्होंने भारत के साथ रिश्तों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि दोनों देशों का डीएनए एक है और भारत में उन्हें अपने ही देश जैसा महसूस हुआ, ठीक है भाई साहब। ये कितनी बड़ी बात है भाई साहब, पाकिस्तान की जल की भूख लगा राख हो गई होगी। पाकिस्तान के साथ लगातार बिगड़ते रिश्तों के बीच अफगानिस्तान के भारत के साथ संबंधों और मजबूत करने के संकेत दिए। भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तानी कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला उमारी ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान एक ही डीएनए है। भारत आकर ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने ही देश में अपने लोगों के बीच हूँ, ठीक है भाई साहब। तो भाई नई दिल्ली में विदेश मंत्री MEA के सहयोग से आयोजित इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ इंडस्ट्रीज़ इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित करते हुए उमारी ने कहा कि यह उनका पहला भारत दौरा है और यहाँ उन्हें जिस तरह का सम्मान और अपनापन मिला उनसे उसने उनका दिल जीत लिया, ठीक है। ये कहना है अफ़गानिस्तान के मंत्री का भाई साहब। अब भाई साहब पाकिस्तान की जो जंग चल रही है भाई साहब अफ़गानिस्तान के साथ में, तो पाकिस्तान को तो ये बात हजम ही नहीं होगी भाई कि अफ़गानिस्तान का मंत्री कृषि मंत्री बैठकर भारत के अंदर बैठकर क्या बोलते हैं भारत को कह रहा है कि हमारा डीएनए एक है। तो वैसे इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे अफ़गानिस्तान भी एक टाइम पे हिंदू ही मतलब कि हिंदू सबके सब हिंदू थे भाई साहब। ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, ठीक है, और ये बांग्लादेश, ठीक है, ये सब 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 सारा का सारा भाई साहब हिंदुओं का देश है, हिंदू ही हैं सब के सब, ठीक है भाई साहब। इससे पाकिस्तान तो कभी मानता नहीं ना, पाकिस्तान से कभी बात करी जाती है 1947 तो पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान तो बस अस्तित्व में नहीं था, अस्तित्व में नहीं था भाई साहब, सारा का सारा भारत ही था। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है भाई साहब, भारत की जड़ें तो ईरान तक थी भाई साहब, ठीक है। तो भाई ये सारा का सारा हिंदुओं का देश था भाई साहब, भारतवर्ष था। लेकिन भाई ये कभी नहीं मानते कि भाई साहब हम क्या बोलते हैं हिंदुओं से निकले हैं, हमारी क्या बोलते हैं हमारी भाषा जो है वो उर्दू भी हिंदी से निकली हुई है, हमारी जो पाकिस्तान है वो भी भारत से बना हुआ है, ठीक है भाई साहब। ये कुछ भी हर चीज़ को डिनाई करते हैं, मतलब डिनायर मोड में इतना मोड रहते हैं भाई साहब। मतलब कि मोहनजोदाड़ो जो मतलब कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, ठीक है भाई साहब, दुनिया की, जहाँ पे भाई साहब उस टाइम पे आधुनिक सड़कें और क्या बोलते हैं स्नान घर वगैरह सब कुछ था, मतलब कि पक्के पक्के घर सब कुछ ये था, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम तो सबसे बड़ी बात की जाती है मोहनजोदाड़ो की कि ड्रेनेज सिस्टम जो था नालिया वाले का जो था पानी निकलने का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। वैसे उसको कभी मानते नहीं है मोहनजोदाड़ो को, अभी अपनी संस्कृति को नहीं मानते, अपने किताबों में नहीं पढ़ाते ये सब चीज़ें, क्योंकि भाई साहब हिंदुओं की संस्कृति जुड़ी हुई है उन सब चीज़ों से। अपनी संस्कृति को, अपने अस्तित्व को, अपनी औकात को डिनाई करता है तो भाई उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता ना भाई। वो तो फिर तो जो पाकिस्तानी कहते हैं ना पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के भी नहीं है खुद भी भाई साहब। ये लूट मार की मतलब कि दुकानें चला रखी है इन्होंने पाकिस्तान में, ना कभी ढंग के रिफॉर्म्स करे, ठीक है भाई साहब। हर दुनिया के मतलब कि कोई देश ऐसा छोड़ा नहीं जिससे भाई ये कर्जा ना मांगे हो। IMF से मांगते हैं, अमेरिका से मांगते हैं, वेस्ट से मांगते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से मांगते हैं, भाई हर जगह से भीख मांग के चला रहे हैं अपना मुल्क। और भाई बातें करवा लो इतनी बड़ी बड़ी। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कम से व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।